लेसन ग्रेविटेशन कर रहे थे लेसन 10, उसमें हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी किया था और एक फ्री किया था। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी हमने किया था कि फोर्स ऑफ एक्शन between two objects, it is directly proportional to the F is equal to capital G, capital M into small m divided by R square. हमें फार्मूला था स्टूडेंट, F is equal to capital G, capital M into small m divided by R square. और उसके बाद में हमने फिर किया था एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, हमने वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी हमने फाइंड आउट की थी। अभी आज जो हम टॉपिक करेंगे स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज दैट्स द केपलर्स लॉ। केपलर, जॉन केपलर एक साइंटिस्ट हुए हैं। उन्होंने क्या किया था, प्लैनेटरी मोशंस के लिए, प्लैनेटरी मोशंस का, क्योंकि जो प्लैनेट हैं, अर्थ की जो शेप है इट इज इलिप्टिकल शेप, द शेप ऑफ द अर्थ इट इज इलिप्टिकल। देन अल्टीमेटली जो क्या करते हैं कि प्लैनेटरी मोशंस है, प्लैनेट्स का जो मूवमेंट है अराउंड द सन, द मूवमेंट्स ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन ऑन द इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, इसके बारे में केपलर ने उसको बेस्ड ऑन दैट डाटा इज गिवन 3 लॉ। केपलर ने 3 लॉ दिए थे प्लैनेटरी मोशन के। फर्स्ट लॉ उसने दिया, फर्स्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ the planets move in the elliptic orbits around the sun। अगर हम इसको यहाँ मान लेते हैं और इनके 2 फोकस लेते हैं, एक हम ले F1 और एक लेते हैं F2। फोकस F1 और F है, फोकस को हम कह देंगे इट इज द फोकस, इट इज द प्लूरल ऑफ द फोकस। The planets move in the elliptical orbit, planets move in the इलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन। सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स हैं वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। देन विद इन द सन एट वन ऑफ 2 फोकाई, विद इन द वन ऑफ द 2 फोकाई, या तो फोकस यहाँ पे होगा F1 पे होगा, या फिर फोकस कहाँ पे होगा F2 पे होगा, ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट, ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट, ऑफ द इलिप्टिकल। ये जो पाथ है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो प्लेनेट है मूव करेगा फ्रॉम दिस साइड, इस प्रकार से मूव करेगा, इट इज द इलिप्टिकल पाथ। सो ये क्या था, दिस इज द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर स्टेट दैट द प्लैनेट्स मूव इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विद द सन एट वन ऑफ द 2 फोकाई ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। दिस इज द ओनली स्टेटमेंट ऑफ द केपलर्स फर्स्ट लॉ। और केपलर का स्टूडेंट जो सेकंड लॉ है, अभी देखिए सेकंड लॉ पहले मैं आपको समझा देता हूं। सेकंड लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड लॉ, केपलर सेकंड लॉ, कि देखिए यहाँ पे प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट मूव कर रहे हैं दिस वे, सेम इलिप्टिकल पाथ है प्लैनेट्स का, दे आर मूविंग ऑन द इलिप्टिकल दैट्स द ऑर्बिट। अभी देखिए प्लैनेट का क्या, अगर मान लो प्लैनेट यहाँ पे है और सन की पोजीशन यहाँ पे है, सन की पोजीशन यहाँ पे है और प्लेनेट यहाँ पे है, यहाँ से नाउ इट इज एट ए पोजीशन, उसके बाद में कुछ टाइम के बाद प्लेनेट कहाँ पे आ जाएगा, प्लेनेट आ गया बी पे। और इस प्रकार से प्लेनेट ने जो ये वाला बीच का जो मैंने आपको बताया स्टूडेंट, दिस इज द शेडेड पोर्शन। ये क्या किया उसने कि जो प्लेनेट ने एरिया जो है, जितना एरिया स्वीप किया है, मींस ये वाला एरिया है, दैट इज द ACB, एरिया ACB। ये जो एरिया है, द एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट, और क्या हो जाएगा, इधर से अगर देखते हैं जब प्लैनेट की पोजीशन यहाँ पे हो जाएगी A डैश पे, और उसके बाद में फिर कहाँ पे हो गई B डैश पे, तो ये जो है ये एरिया भी प्लैनेट ने क्या किया, ये भी एरिया स्वैप किया, और कहा विद रेफरेंस टू सन, विद रेफरेंस टू सन। तो अब इसमें है क्या सेकंड लॉ में, कि द एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट विद रेफरेंस टू सन, ये एरिया वाला ये पोर्शन और ये पोर्शन बोथ आर इक्वल। सो एरिया किसके बराबर रहेगा, एरिया A डैश और B डैश और C, ये एरिया और ये दोनों एरिया जो है दे बोथ आर इक्वल। सो दिस इज द केपलर सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड लॉ,
सेकंड लॉ हम कैसे नोट करेंगे? ईच प्लैनेट revolves around the sun, revolves around the sun. Each planet revolve around the sun in such a way that the line joining the planet to the sun sweeps equal intervals of time. मीन्स जितना उसको इतना एरिया जो है कि पर्टिकुलर टाइम के अंदर जितना एरिया ये स्वीप कर रही है, तो ये जो एरिया होगा तो दे विल स्वीप द सेम एरिया विद इन द पर्टिकुलर टाइम. सो जो सेकंड लॉ है उसकी स्टेटमेंट क्या है? ईच प्लैनेट revolve around the sun. Each planet revolve around the sun. ये सन है तो उसके चारों तरफ जो प्लेनेट चक्कर लगा रहा है, each planet revolve around the sun in such a way that the line joining, ये जो लाइन है ज्वाइन कर रही है, that line joining the planet to the sun sweeps equal interval of time. Ultimately ये एरिया है, equal interval के अंदर इस एरिया आर equal. This is the absolute law. Student, you can down law. दोबारा इसको करते हैं. फर्स्ट आपको कैपलर साइंटिस्ट है, तो कैपलर साइंटिस्ट जो कैपलर, उसने उसके पास कुछ डाटा जब कलेक्ट हो गया, उसने जो प्लैनेट्स का जो है इसका जो मोशन है, द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, इसके बारे में उसने 3 लॉ दिए थे. फर्स्ट लॉ उसने दिया था कि द प्लैनेट मूव इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट्स. प्लैनेट है सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, दैट अराउंड द सन at the one to elliptical orbit. So सेकंड लॉ क्या बोलते हैं? सेकंड में भी हमने, दिस इज द डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम है और ये हमारा क्या है? ये सेकंड लॉ का डायग्राम है. अगर फर्स्ट लॉ आता है तो स्टूडेंट आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, then you have this diagram. So according to this second law, each planet revolves around this in such a way that planet time in the equal interval of time. Hello students. Yes student having any problem, please you can ask in the doubt session. Now you can note down Kepler first law and Kepler second law. According to Kepler second law, each planet revolve around the sun in such a way that the line joining the planets to the sun sweeps equal interval of time. Means equal area, sweeps equal area. They sweeps equal area in the equal interval of time. This is the Kepler second law. Please you can note down Kepler second law. So now third law के बारे में बात करते हैं. Now students, Kepler's third law. Kepler's third law क्या स्टेट करता है स्टूडेंट्स? अकॉर्डिंग टू Kepler's third law, that is the cube of the mean distance. The cube of the
mean distance of a planet from the sun is directly proportional to direct proportional to square of time. Square of time it takes to move. It takes to move around the sun. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि जो इसका व्हाट इट मींस दैट इज द r cube, it is proportional to t square. r cube it is equal to the t square. According to Cal's third law, the cube of the mean distance, तो उसका जो डिस्टेंस है से डिस्टेंस r, मान लेते हैं उसका जो डिस्टेंस है स्टूडेंट इट इज r. डिस्टेंस क्या है? इट इज r डिस्टेंस है. द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, इसका मैंने क्यूब ले लिया. अगर क्यूब की बात करते हैं स्टूडेंट तो ये हो गया r क्यूब. और उसके बाद में क्या है कि is directly proportional to the square of time. Directly proportional, it is the square of time. It is a third law that it is a directly proportional to the square of time it takes around the sun. कि जो प्लेनेट है सन के चारों तरफ जब चक्कर लगाएगा उसको जितना टाइम लगेगा और उसका जो मीन डिस्टेंस है, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस is directly proportional to the square of the time. So this is the third law, Kepler's third law. You can note down the Kepler's third law. Kepler's third law, student. According to Kepler's third law, that is Kepler's third law, r cube directly proportional to t square. जो ये this is r is a mean distance, or this is called the time interval. This is the third law, Kepler's third law. अभी हम आगे और फर्दर करेंगे मैथमेटिक्स. अभी इसी को हम देखते हैं कि क्या हो जाएगा. r क्यूब अगर हम इक्वल टू, जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन है स्टूडेंट, अगर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम हटाते हैं तो कांस्टेंट इंटू टी स्क्वायर, और यहाँ पे हम कह सकते हैं r क्यूब डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो इट इज अ थर्ड लॉ. ये कैपलर्स का थर्ड लॉ है. अकॉर्डिंग टू दी कैपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस, द प्लैनेटरी मोशंस, थर्ड लॉ कैपलर्स का क्या बोलता है स्टूडेंट? द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस of a planet from the sun, the cube of the mean distance of the planet from the sun is directly proportional to the time interval t square. Directly proportional, जैसे proportionality के साइन को हटाते हैं, अगर हम इस proportionality के साइन को हटाएंगे, this is the sign of proportionality, means अगर कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैंने स्टूडेंट पहले भी बताया था आपको, मान लो दो क्वांटिटी है, दिस ए क्वांटिटी सी क्वांटिटी, दोनों अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, ये क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है तो साइमल्टेनियसली क्वांटिटी विल आल्सो इंक्रीज. अगर ये क्वांटिटी हो रहा है तो इस क्वांटिटी विल आल्सो बी लेस. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि दोनों क्वांटिटी ऊपर कम या ज्यादा से इफेक्ट होगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. This is the meaning of the directly proportional. Directly proportional. So ये क्या मैंने कहा? That r cube directly proportional to time. Then proportionality के वो मैंने हटाया. R cube is equal to constant into t square. Now r यहीं पे मैंने लिखा है r cube divided by t square is equal to constant. This is the Kepler's third law, students. Now based on the Kepler's third law,
अभी हम जो प्रूव करने जा रहे हैं दैट इज न्यूटन स्क्वायर लॉ, दैट इज न्यूटन इनवर्स स्क्वायर लॉ। उसको हम करेंगे। एक्चुअली जो कैपलर था स्टूडेंट, ही कुड नॉट गिव द दैट थ्योरी टू एक्सप्लेन दैट द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स को काफी वो डिटेल में बात नहीं कर पाया कैपलर। तो बाद में क्या किया न्यूटन ने, फिर दोबारा से क्या किया न्यूटन ने, ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड, न्यूटन क्या था कैपलर के थर्ड लॉ को यूज करते हुए, मींस इसी को उसने यूज किया कि द क्यूब ऑफ द दैट द मीन डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर, इसी को उसने यूज करते हुए जो इनवर्स स्क्वायर लॉ था, न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर लॉ था, उसको उसने से ड्रा किया। नाउ दैट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उस लॉ को हम ट्राई करेंगे। नाउ ओवर टॉपिक इज न्यूटन द इनवर्स स्क्वायर लॉ। Our next topic is Newton's inverse according to the universal law of gravity. According to इस लॉ के हिसाब से स्टूडेंट, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन that is the universal of F is directly proportional to capital M small m divided by R square। या फिर हमने क्या किया था, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाया था, तो F is equal to capital G capital M small m divided by R square। यहाँ पे क्या है देखिए स्टूडेंट, here it is this formula F is equal to capital G capital M into small m divided by R square। It gives the very that is important information to us। ये से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। क्या है स्टूडेंट इसमें, F क्या है हमारे पास, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। कैपिटल G it is a constant, M is a mass of earth, small m it is a mass of object, और स्टूडेंट R क्या है, दैट इज अ डिस्टेंस। अगर आप देखें स्टूडेंट, कैपिटल G है, मास भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, मास रिमेन कांस्टेंट, और अभी क्या है ये F है और R है। अगर दो लिखा जाए तो हमारे पास आ गया F is equal to by R। What it indicates, F is inversely proportional to 1 by R square। क्या इंडिकेट करता है स्टूडेंट कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द ग्रेविटेशनल फोर्स between the two objects, it is the inversely proportional. This is the sign of inversely proportional. F is inversely proportional to 1 by square। यही हमको प्रूव करना है। This is known as the student, this is known as the Newton's inverse square law। इसी को मैथमेटिकली हम जो है जो प्रूव करेंगे कि F is inversely proportional to the 1 by R square। 1 by R square। How to prove this? Now this is the derivation by using the Kepler's third law। Kepler's के थर्ड लॉ को यूज करते हुए, Kepler's के थर्ड लॉ को यूज करते हुए, now we'll derive the that is the Newton's inverse square law। The force of attraction or the gravitational force between the two objects, it is inversely proportional to the square of distance between them। This is called the Newton inverse square law। इसी को मैथमेटिकली प्रूव करेंगे स्टूडेंट। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू प्रूव इट। नाउ हियर इज अ मैथमेटिकली डेरिवेशन हाउ टू प्रूव द न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, टू प्रूव इट मैथमेटिकली। न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को कैसे प्रूव करना है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by R square। ये स्टूडेंट हमने प्रूव करना है। दिस इज द प्रूफ।
Now students, according to the force attraction जो लास्ट आपसे अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, सर्कुलर मूविंग इन द सर्कुलर पाथ और सर्कुलर ऑर्बिट भी कह सकते हैं स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, ऑफ रेडियस r, उसका रेडियस क्या है, r है. देन स्टूडेंट देयर विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स, देयर विल बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. मैंने बताया था आपको एक स्टूडेंट, ये कैसे सर आपके एनसीईआरटी की बुक में ही है. यहाँ पे अगर कोई एक जो है, अगर हम एक रोप को यहाँ से बांध के और यहाँ पे हमारे पास एक स्टोन है, सो अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं, सो ये सर्कुलर पाथ पे मूव तो होगा ये स्टोन, और अल्टीमेटली एक फोर्स है जो इनवर्ड फोर्स है जो सेंटर की तरफ लगेगी, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स. और अगर हम इसको मान लो यहाँ से इसको रोप को अगर छोड़ देंगे तो अल्टीमेटली दिस स्टोन विल गो, दैट इज टेंजेंट टू दैट सर्कुलर पाथ. और जो बाहर की तरफ फोर्स लगती है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. बट हियर वी आर इंटरेस्टेड विद द इनवर्ड फोर्स, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स. तो स्टूडेंट, द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी the centripetal force will act on the planet, the centripetal force will act on the planet due to sun, and it is equal to F is equal to mv square divided by r, mv square divided by r. स्टूडेंट ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये फार्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का, द सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज इक्वल टू mv square by r. दिस यू हैव टू रिमेंबर द फार्मूला, दैट इज F is equal to mv square by r. व्हाट दिस फार्मूला इंडिकेट्स, मास तो कांस्टेंट है, इससे हम ये कर सकते हैं F is proportional to v square by r. नाउ अभी क्या है कि स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, F प्रोपोर्शनल टू v square r. कर रहा हूं स्टूडेंट इसको, हमारे पास है ये F is proportional to v square by r. नाउ स्टूडेंट अभी देखिए क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, अगर सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस केस में क्या है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 pi r डिवाइडेड बाय t, 2 pi r डिवाइडेड बाय t. 2 pi r it is the circumference of the circle, that is the distance covered by the, उसको क्या ले लेते हैं सर्कमफ्रेंस को, क्या है कि 2 pi r डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम इट इज द वेलोसिटी. अगर मैं दोनों इसको क्या कर दूं, स्केयर कर दूं दोनों तरफ, आई स्केयर बोथ द साइड, दोनों तरफ स्केयर कर दूंगा स्टूडेंट, ये क्या बन जाएगा, v स्केयर इज इक्वल टू 4 pi स्केयर r स्केयर डिवाइडेड बाय t स्केयर. इज इट क्लियर स्टूडेंट? नाउ what I will do, now this is the equation number 1. Put the value of v square in equation number 1. We get ये जो equation 1 है, F is proportional to v square by r. इस equation में हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे v square का. We'll put the value of v square. So यहाँ से स्टूडेंट क्या मिल गया हमको, F is proportional to v square की जगह क्या हमने रख दिया 4 pi square r square divided by t square into r. Is it clear student? F is proportional to, that is a
4 मैंने v स्क्वायर की जगह वैल्यू रखा, v स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4 पाई स्क्वायर इनटू r डिवाइडेड बाय स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर r ये मैंने स्क्वायर r डिनोमिनेटर में इस r से r कैंसिल है। नाउ अभी क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, f दोबारा लिख देंगे f प्रोपोर्शनल टू 4 पाई स्क्वायर देन r डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट अभी हमने थर्ड लॉ को यूज किया था, करेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दी कैपलर्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू कैपलर्स थर्ड लॉ क्या बोलता है स्टूडेंट, दैट इज द क्यूब, जो थर्ड लॉ व्हाट इट स्टेट्स दैट r क्यूब इज इक्वल टू t स्क्वायर दैट इज इनटू कांस्टेंट। मीन्स जो r क्यूब है द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस इट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द दैट इज द टाइम, क्यूब इज इक्वल टू t। यहाँ पर इसको मैं 2 मानता हूँ। नाउ द वैल्यू ऑफ पुट द value of t square in equation, put the value of t square in equation number 2, we get, इसमें मैं t square की वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास मिल जाएगा स्टूडेंट f प्रोपोर्शनल टू 4 पाई स्क्वायर r और डिवाइडेड बाय इसकी जगह मैं रख रहा हूं दैट इज t स्क्वायर की जगह क्या रख रहा हूं दैट इज r क्यूब। नाउ स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया f प्रोपोर्शनल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड r क्यूब। तो यहां से देखिए क्या है, एक r से ये r अगर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा r स्क्वायर, ऊपर r है, न्यूमिनेटर में r है, डिनोमिनेटर में r क्यूब है, एक r से एक r कैंसिल तो डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। 4 कांस्टेंट है स्टूडेंट, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ये क्या है हमारे कांस्टेंट, दोनों क्या है 4 भी कांस्टेंट है पाई भी कांस्टेंट है, बट यहाँ पे क्या होगा व्हाट दिस रिलेशनशिप इंडिकेट्स f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r स्क्वायर। यही मैंने प्रूव करना था अकॉर्डिंग टू जो हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ था, जो हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ था, न्यूटन का इनवर्स लॉ जो था f इज इनवर्सली इक्वल टू 1 बाय t को हमने प्रूव करना था। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ दोस्तों स्टूडेंट को इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैथमेटिक्स डिटेल में है, आप प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार देन इट इज वेरी क्लियर, वेरी वेरी आपको इजी लगेगा कि यस बहुत इजी है। सिर्फ आपने क्या करना है, दोबारा से मैं करा रहा हूं कि सबसे पहले हम क्या करना है, हमें f इज इक्वल टू m स्क्वायर बाय r, ये आपका जो सेंट्रीपिटल का फोर्स का जो फार्मूला है ये याद रखना, यहां से स्टार्ट करना है। यहां से जैसे करेंगे आप तो यहां से क्या आ जाएगा, दिस इज अ कांस्टेंट, मास इज अ कांस्टेंट और v इट इज f इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर बाय r, ये यहां से हमारा आ गया। इज इट क्लियर स्टूडेंट? दिस स्टेप इज क्लियर, ऊपर वाला पहले वाला स्टेप क्लियर है आपको, ये पहला स्टेप क्लियर है, स्टार्टिंग यहीं से करना है कि f इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, m तो कांस्टेंट है तो v स्क्वायर बाय r, this is equation number 1. Now according to that velocity, अभी velocity की वैल्यू निकालेंगे, velocity is equal to distance from, hello student, hello, इस स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है कुछ पूछे तो बात करेगा कि रोट इंटरप्टिंग बेटा। इसको अभी हमने v की वैल्यू निकालनी है, velocity is equal to distance upon time, distance है by r divided by t, स्क्वायर किया मैंने बोथ द साइड, दोनों साइड्स के लिए v इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इनटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। स्टूडेंट मैंने क्या कर दिया, नाउ पुट वैल्यू ऑफ v में मैंने वैल्यू में क्या रख दिया, v स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में मैंने रख दिया यहाँ पे,
जैसे मैंने वैल्यू इसकी रखी है तो इट इज एफ इज प्रोपोर्शनल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ये अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। मैं दोबारा बता रहा हूं देखो, सो दैट इसका शुड बी क्लियर। मैथमेटिकली जो डेरिवेशन है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्लियर हो जाए। मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ सर, इसी को आगे नहीं करा रहा, सिर्फ रिपीट करा रहा हूँ बच्चों को ताकि क्लियर हो। अगर ये मान लो क्वेश्चन आता है तो ये बच्चों को आना चाहिए। सो क्या हो गया हमारे पास, दोबारा बता रहा हूँ स्टूडेंट, प्लीज डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन। m इक्वल टू m स्क्वायर बाय ये स्टार्टिंग सेंटीमीटर के हिसाब से m कॉमन है, m को स्क्वायर बाय क्वेश्चन नंबर। और न्यूटन का जो स्क्वायर लॉ है हमने प्रूव करना है, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर। ये प्रूव करेंगे हम। तो यहां से हमने कहां पे आ गए, f प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर बाय r। नाउ v स्क्वायर कितना है, v इज इक्वल टू v कितनी है 2 पाई टी, दोनों तरफ से कर दिया ताकि v से वैल्यू निकाला। v स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। Now, in question 1, I put the value of b square. B square की value question number 1 हुआ as f proportion 4 pi square r square divided by b square, then divided denominator में r है, यहाँ मैंने r दिया, r है, I'll write f proportion 4 pi square r by square. Question number 2. Now, according to the Kepler's third law, r cube of r is equal to t into constant। r की जगह मैं t लिख सकता हूँ और t स्क्वायर की जगह r क्यूब लिख सकता हूँ। t स्क्वायर की जगह मैंने r क्यूब लिख दिया। इक्वेशन नंबर 2 में मैंने t स्क्वायर की वैल्यू रख दी। Put the value of t square in equation number 2. We get f proportional to 4 pi square r divided by r cube। ऊपर एक r है, नीचे r क्यूब है, एक r कैंसिल हो गया स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में r स्क्वायर रह जाएगा। तो हमारी इक्वेशन दोबारा मैं रीराइट कर रहा हूँ, f प्रोपोर्शनल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। 4 कांस्टेंट है स्टूडेंट, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है 22/7, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, यहाँ क्या हो गया f प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर। यही हमारा जो पूछा गया था कि न्यूटन इनवर्स स्क्वायर लॉ, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू the square of distance between them, f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। और हमने यहाँ प्रूव भी कर दिया इनवर्सली टू 1 बाय r स्क्वायर। हमने क्या हमने मोशन के बारे में ये 3 किया था, उसमें देखा था कि फोकस है सन के